हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा एनटी के एग्जाम पे जो लास्ट ईयर 2019 में होल्ड किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट और साइंस का सेक्शन। एज सच अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो जो आपके रीसेंट एग्जाम्स हुए 2013 के 2015 के, तो एज सच अगर आप देखें तो 2013 और 2015 के जो पेपर्स हुए वहां पर साइंस बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है, एक दो क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है। लेकिन 2019 का अगर आप एग्जाम देखते हैं तो मेजर चंक पूछा गया है आपके साइंस से। एनवायरनमेंट का दो सेक्शन बहुत कम है, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में। लेकिन ऑल द मोर आपको साइंस का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, जिसको आप स्टैटिक या कोर साइंस बोलते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या थे क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 1 हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट पूछ रहे हैं, तो सिंपली आपको एसआई यूनिट्स, इसका मतलब क्या है, जो आपका पहला चैप्टर होता है साइंस का एसआई यूनिट वाला, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको 1 हॉर्स पावर की वैल्यू पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब यहां पर आंसर क्या है, दैट इज 746 वॉट। अब वंस यू नो, आपने अगर एसआई यूनिट्स का चैप्टर पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, सो आंसर क्या है, ए, दैट इज 746 वॉट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली विद अ थ्रेड इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ, नंबर 1 साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, नंबर 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नंबर 3 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नंबर डी इज वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए अगेन, अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी रीड करी है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। अगर नहीं तो आपको यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो अपने आप को खुद ब खुद अलाइन कर लेती है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखिए, दो तरह के पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मैग्नेटिक पोल है, जिस मैग्नेट को आपने सस्पेंड कर रखा है, और एक होता है ज्योग्राफिक पोल्स। ज्योग्राफिक पोल्स जनरली हम क्या कहते हैं, अगर ये हमारी अर्थ है, सबसे ऊपर हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और इसको क्या कहते हैं, साउथ पोल, है ना। जब ये बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन करती है तो वो हमेशा कैसे करती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब देखिए, अगर आपको पता हो कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर, ऑन द अदर हैंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, ये चार्जेस में भी होता है ना। हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर भी ऐसा ही है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो यहां पर क्या अलाइन होगा, जनरली यहां पर क्या होगा, साउथ, क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ अलाइन कर रही है, दैट मींस वो यहां पर क्या है, ज्योग्राफिक साउथ पोल, और यहां पर क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। क्योंकि जो आपके ऑपोजिट पोल्स हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी। सो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट कि जो लाइक पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देन यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने एनसीईआरटीज को रीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब अगेन ये 9th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीएनजी के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब क्या है यहां पर, दैट इज मीथेन। अगर आपको नेचुरल गैस पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज मीथेन की बात कर रहे हैं।
सो आंसर वही है, पहला क्या है, ब्यूटेन, नेक्स्ट मीथेन, इथेन और प्रोपेन। सो आंसर बिकम्स दैट इज बी, क्या है, मीथेन, क्योंकि नेचुरल गैस क्या होती है आपकी, दैट इज मीथेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज इज करेक्टेड बाय यूजिंग। अब अगेन ये 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी रीड करी है तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। देखिए, मायोपिक आई का मतलब क्या होता है कि आपको पास की चीजें तो ठीक से दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें आप नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब आप पास की चीजें तो देख पा रहे हैं लेकिन दूर की चीजें आप नहीं देख पा रहे। ऑन दी अदर हैंड दूसरा क्या होता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, जब आप पास की चीजें ठीक से नहीं देख पा रहे लेकिन दूर की चीजें आप ठीक से देख पा रहे। अब यहां पर करेक्टिव आपको लेंसेज ढूंढने हैं। तो अगर हम मायोपिया की बात कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली कौन से लेंसेज यूज करते हैं, कनकेव लेंसेज यूज करते हैं। कौन से लेंसेज यूज करते हैं, कनकेव आपके लेंसेज ऐसे होते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंसेज ऐसे। तो आप याद कर लीजिए, अगर मायोपिया है किसी को तो वो कौन से लेंसेज यूज करेगा, कनकेव, मतलब उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक है, जनरली जो एजेड लोग होते हैं तभी उनको पास का चश्मा लगाना पड़ता है ना। वो पास का चश्मा का मतलब क्या है कि उनको पास की चीजें नहीं दिख रही, मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। और वो कौन से लेंसेज यूज करेगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंसेज। कौन से यूज करेगा, कॉन्वेक्स लेंसेज। अब जनरली आप देखेंगे जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, ना ही वो दूर की चीजें अच्छे से देख पाते हैं ना ही वो पास की चीजें अच्छे से देख पाते हैं। तो वो कौन से यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बायफोकल लेंसेज। अब बायफोकल लेंसेज का मतलब क्या है, उसमें कनकेव भी इंक्लूडेड है, उसमें कॉन्वेक्स भी इंक्लूडेड है। तभी आप देखेंगे उनके जो चश्मे होते हैं वहां पर एक सर्कल सा दिखाई देता है, वो जो सर्कल है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्वेक्स, और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कॉनकेव। तभी उन लेंसेज को क्या बोला जाता है, बायफोकल लेंसेज। बाय मींस टू, वहां पर दोनों तरह के लेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, कॉनकेव भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्वेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको दोनों में देखने को प्रॉब्लम है। दूर की चीजें भी देखने में प्रॉब्लम है और पास की चीजें भी देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो उनको क्या बोला जाता है, दे आर प्रेस बायोपिक। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिक। ठीक है, एक मायोपिया जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखती, एक हाइपरमेट्रोपिया जब हमें पास की चीजें नहीं दिखती, एक प्रेस बायोपिया जब हमें ना ही दूर की ना ही पास की चीजें दिखती। ठीक है, सो यहां पर क्या है, मायोपिया में आप क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंसेज। हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। और आप प्रेस बायोपिया में क्या यूज करते हैं, बायफोकल लेंसेज। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉनकेव लेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, which one is responsible for souring of milk। अब आप जब मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सावरिंग ऑफ मिल्क। अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आपको पता है मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, देन यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। अब आपको याद होना चाहिए मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपका जो मिल्क है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है और वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, सो आंसर इज लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Atoms of different elements with different atomic numbers and which have the same mass number are known as। अब देखिए अगेन 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। दो चीजें होती हैं, एक होती हैं आइसोटोप्स, यहीं पर समझ लीजिए, और एक होती हैं आइसोबार्स।
आइसोटोप्स और आइसोबार्स में फर्क क्या है? देखिए, आइसोटोप्स में होता है सेम एटॉमिक नंबर। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर। यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहां पर क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बात समझे? ठीक है, पहले तो ये याद करो, उसके बाद मैं डिफाइन करती हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले ये याद कीजिए, जो आइसोटोप्स हैं दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऑन द अदर हैंड आइसोबार्स में क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब बात समझ लीजिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क है। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है, कोई भी मान लीजिए एलिमेंट एक्स है, तो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है? बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम डिनोट करते हैं एज एटॉमिक नंबर। क्या डिनोट करते हैं? एज एटॉमिक नंबर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूं, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 1। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, दैट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या प्रेजेंट होंगे? 1, क्योंकि ऑन दी होल atom is neutral. So if negative charge is 1, then it should have positive charge as 1. So यहां पर क्या है? अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, that means number of electrons and number of protons will be 1. So that particular thing is known as atomic number. Next आता है mass number. अब mass number का मतलब क्या होता है? जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपका प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, उसी को कहते हैं हम मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स becomes मास नंबर। सो अगर मैं हाइड्रोजन का मास नंबर 2 बोल रही हूं, दैट मीन्स यहां पर क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू दी मास नंबर। बात समझे? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग द सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। सो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज डी। यहां पर क्या होगा आंसर? आइसोबार्स। बात समझ गए? आइसोटोप्स में फर्क समझ आया और आइसोबार्स में फर्क समझ आया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ठीक है जी। अब कोई भी एलिमेंट है, जनरली उसके ऊपर जब यहां पर कुछ लिखा होता है, वो जनरली होता है आपका मास नंबर। जब उसके पैर में लिखा होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? एटॉमिक नंबर। ये याद कर लीजिए, जब भी आपको कोई एलिमेंट दिया जाएगा और एलिमेंट के हेड पे लिखा जाएगा, उसको वो डिनोट करता है आपका मास नंबर। क्या डिनोट करता है? मास नंबर। ऑन दी अदर हैंड, जब उसके फुट पे कुछ लिखा जाएगा, वहां पर क्या डिनोट किया जाता है? दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। सो अगर आपका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है, तो हम कहेंगे वो आइसोटोप्स है। लेकिन अगर आपका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे वो क्या है? आइसोबार्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following pollutants is the major cause of respiratory disease? देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए मेजर कॉज क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपने देखा होगा, जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स लेते हैं तो हम जनरली किसकी बात करते हैं? पीएम। पीएम का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है? जब भी पोल्यूशन होता है, तो जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाते हैं, तो वो आपको क्या प्रॉब्लम कर देते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर देते हैं।
तो पर्टिकुलेट मैटर इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब देखिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, आपने सुना होगा न्यूज में लिखा होता है PM 2.5 और PM 10, है ना। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है ना उसका डायामीटर कितना है? 2.5 mm। ऑन द अदर हैंड PM 10 का मतलब क्या होता है? उस पार्टिकल का रेडियस डायामीटर क्या है? दैट इज 10 mm। सो यहां से आपको देखने को मिलेगा PM 2.5 एंड PM 10। तो जनरली जो भी सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स होते हैं दे आर दी मेजर रीजन फॉर कॉजिंग दी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Who discovered the nucleus in the cell? अब देखिए अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है। अब अगर आपको पता हो कि सेल किसने डिस्कवर किया था, इट वाज रॉबर्ट हुक। बट यहां पर सेल नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। अब सेल में भी ब्रेन ऑफ द सेल जिसको बोला जाता है वो क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। सो जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। दोनों का नाम ही रॉबर्ट है। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किया? उसने सेल डिस्कवर किया। ऑन द अदर हैंड सेल में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। ये याद रखना है। सो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज बी, रॉबर्ट ब्राउन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैट्स सर्च देयर प्रे fly in the dark night by detecting the reflections of what? A is infrared, infrasonic, B is the ultrasound, C is the violet waves और D is the infrared waves। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगेन 9th क्लास के एनसीईआरटी से पूछा गया आपसे, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ऑडिबल रेंज याद हो, ऑडिबल रेंज होती है मतलब वो रेंज जो हमें सुनाई देती है, ह्यूमन बींग्स को सुनाई देती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। जब कोई चीज 20 हर्ट्ज से भी कम है तो वो हमें नहीं सुनाई देगी। ऐसे ही 20,000 हर्ट्ज सी फ्रीक्वेंसी से कोई ज्यादा वेव है वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। तो जब 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है जी। सो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज को तो क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज, जो ह्यूमन बीइंग्स को सुनाई देती हैं। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ऊपर वाली हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है। सो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट्स जो है, जो चमगादड़ होते हैं, वो क्या यूज करते हैं? दैट इज दे यूज अल्ट्रासाउंड्स टू कैच देयर प्रे। राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following is not a biosphere reserve? अगेन एक फैक्चुअल डेटा है। अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एज सच आपको जितने भी हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये वाला बायोस्फीयर इस स्टेट में लाई करता है और कितने हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर आंसर है रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर क्या है? एक नेशनल पार्क है, वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड मानस, नौकरेक और पंचमढ़ी ये सारे के सारे आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, बट जो रणथंभौर है वो एक नेशनल पार्क है। ठीक है जी। सो आंसर बिकम्स डी, क्योंकि इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन। अब देखिए रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है।
अगर आपको रामसर एज अ कैपिटल भी पता हो तब भी आप जांच लेंगे ये कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज ईरान में प्रेजेंट है। तो रामसर कन्वेंशन कहां पर हुई थी, इट वाज हेल्ड इन ईरान। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज बी। फैक्चुअल है, अगर आपने रामसर वेटलैंड कन्वेंशन रीड करी हो एनवायरमेंट में तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपसे 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 11 क्वेश्चंस में से अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटीज रीड करी हो और एनवायरमेंट की कोई भी एक बुक या फिर आपके अपने नोट्स रीड किए हो तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। रादर आई वुड से 11 में से 11 आने चाहिए थे, क्योंकि एज सच कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर सिंपली आप 9th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटीज ही रीड कर लेंगे वो भी इनफ है। You do not need to add any more content, ठीक है। यहां पर और कोई कंटेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी रीड करिए, आपसे मेजर जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस वाज 2019 का पेपर। आगे के सेशंस में हम और भी जो भी आपके पास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वहां से आपको एक ब्रॉडली आइडिया लग जाएगा कि मुझे साइंस को या फिर मुझे एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच करना है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।